स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आलोक पर। और मैं आलोक वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि आपकी परीक्षाएं बेहद नज़दीक हैं। जितने भी बच्चे इंटर वाले होंगे, कक्षा 10 वाले, यूपी बोर्ड वाले, उनके लिए परीक्षा बिल्कुल लगी हुई भैया सारे पे आ गई हैं। तो तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए ना, समझ रहे हैं? तो तैयारी अच्छे से करिए, जुट जाइए। ठंड भले बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहते हैं ना कि यार जो विपरीत परिस्थिति में लड़ा है वही आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ये जो ठंडी का मौसम चल रहा है इसमें आपको बचा के भी अपने आप को रखना है और तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है। तो आज मैं आपके लिए लेकर क्लास आया हूँ बहुत ही स्पेशल। आज मैं आपको बताऊँगा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। इस चीज़ को मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि भैया ये पूछा जाएगा, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो। तो जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं वो आज हटेंगे नहीं, वो पूरा वीडियो वॉच करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, सीरियस हो जाइए यार। बार बार आप क्या करोगे, स्किप करोगे, वीडियो हटा दोगे, किसी और का वीडियो जाओ और देखो, किसी को भी देखो पर पूरा देखो, उसका आपको निचोड़ मिलना चाहिए ना। वीडियो कोई भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपके हित की होनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं लेकर के इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। आपको आज मैं बताऊंगा रीऑर्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, नरेशन वाइज, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, यानी कि जितने भी ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं पूरा पिटारा, पूरा खजाना लेकर के आया हूँ। और उनमें से वही निकाल के लेकर के आया हूँ जो ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जुट जाइए, मन लगा लीजिए। आज की क्लास आपको मिस नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं। आपके बीच में है, सबसे पहले लिखा है ना रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज। अब रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज को थोड़ा सा हम समझ लें तो इसका मतलब ये होता है कि भैया वाक्य दिया जाता है और वाक्य का क्रम ठीक नहीं होता है, गड़बड़ होता है, इधर उधर होता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो भैया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही तो करना पड़ेगा, तभी तो रीऑर्डर करोगे। अब देखो, जो वाक्य होगा ना बिल्कुल ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, पर वाक्य ऐसा रीऑर्डरिंग में आता नहीं है। अगर ये क्रम लिख दोगे तो भैया करेक्ट हो जाएगा ना। अब हम ना 1 बाय 1 करके सीखते हैं कि इसको रीऑर्डर कैसे करना। वाक्यों का क्रम एकदम बिगड़ा हुआ है, इसको सही लिखेंगे तो हमें खोजना पड़ेगा इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, ये आपका दे सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको वर्ब खोजनी है, तो वर्ब ऑन संडे भी नहीं है, हॉकी भी नहीं है, एवरी भी नहीं, तो प्ले है। ठीक है, तो दे प्ले हॉकी, क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। दे प्ले हॉकी, ठीक, दे प्ले हॉकी कब खेलते हैं? ऑन एवरी संडे। ओके, तो ये सेंटेंस आपका रेडी हो गया, ये रीऑर्डर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इनिंग्स बाय एंड द मैच ऑन इंडिया। अब इसका भी क्रम ठीक नहीं है, तो किसने मैच जीता भाई? इंडिया मैच जीती। तो यहां पर आपको लिखना है इंडिया। इंडिया आ गया ना, इंडिया हो गया। अब वर्ब है, वर्ब आपको वन करना पड़ेगा, इंडिया वन, फिर आएगा द, फिर मैच, इंडिया वन द मैच। अब कैसे जीती है? बाई एन इनिंग्स, तो आपको प्रेपोजिशन बाई लगाना पड़ेगा, फिर एन, फिर आ जाएगा आपका इनिंग्स। इसमें होता क्या है ना, जब भी आप रीऑर्डर करते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट खोजना है, फिर वर्ब खोजना है, फिर ऑब्जेक्ट खोजने हैं, उसके बाद जो बचा वो अदर वर्ड आपको सेट करना होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बोला कि मैंने इसकी एक सेपरेट क्लास मैंने दिया है, एक वीडियो मैंने बनाया है, जाकर वहां पर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रैंड मदर माई इंटरेस्टिंग टोल्ड एंड स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रैंड मदर जो है इंटरेस्टिंग कहानी बताती हैं, सुनाती हैं। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले किसकी? माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। अब क्या आपको वर्ब ढूंढना है, कौन होगा? टोल्ड। माई ग्रैंड मदर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। और ये कुछ ज़्यादा खास है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट, थोड़ा अलग टाइप का ये सेंटेंस है जिसको आपको रीअरेंज करना है। देख लीजिए, यहाँ पे टू दिखा है, टैक्सेस द आवर ड्यूटी इज। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, भैया इसमें किस टाइप का हमें बनाना पड़ेगा। तो भैया इसमें ध्यान दीजिए, इसमें इन्फिनिटिव है, 2 + B1 मिलेगी। ठीक है, तो यही है, समझ लीजिए। देखो वाक्यों में सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा आपको, टू पे। ठीक है ना, टू पे द टैक्सेज, to pay the taxes is our duty।
ईजिली ये बन गया है और इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आया हो तो मैंने एक वीडियो इसका अलग से बनाया है जहाँ पे आप रीऑर्डर करना अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो ये रहा रीऑर्डरिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर इनमें से जरूर आएगा, पेपर में पक्की बात है, निश्चित है आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम नरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अभी तक आपने सीखा कि हम रीऑर्डर कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन अगर आता है तो वो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से आता है। कहने का मतलब वाक्यों को सही क्रम में लिखने के लिए ही आता है। तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से जा करके घर पर रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ओके। तो अब हम देखते हैं कि नरेशन कैसे करते हैं, अर्थात जो डायरेक्ट वाले सेंटेंसेज उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ वाक्य हम लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। इनमें से पेपर में पक्का आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, राम सेज हरी इज अ वाइज मैन। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम डायरेक्ट वाला सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो उस रूल नंबर 1 ये कहता है, स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि जो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको बदलना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो वैसे ही रहेगा और यहाँ पर देखिए सेज है तो सेज उतरेगा। अगर यहाँ पर सेज टू होता तो यहाँ पे टेल्स हो जाता, सेड टू होता तो टोल हो जाता, अगर से टू होता तो टेल हो जाता। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए जो अकेले यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आई है सेज का सेज ही लगेगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा दैट से। चूंकि ये सामान्य वाक्य है, एकदम जनरल रूल्स इसमें अप्लाई होंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कुछ इस तरह बदलेंगे और इन्वर्टेड कामा को दैट से हटाएंगे। उसके बाद हरी देख रहे हो, ये थर्ड पर्सन है और नियम कहता है कि थर्ड पर्सन चेंज किसी से नहीं होता है। नहीं समझ में आए नरेशन तो आप जा करके वीडियो मैंने डाला है, अलग से बनाया है, जाके नरेशन की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हरी को नहीं चेंज करेंगे, तो हरी को एज इट इज हम हरी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर टेंस भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब भी प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी कोनो परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती तो इसका जो भी टेंस होता उसका क्या होता, पास्ट हो जाता। मतलब अगर इज एम आर दिख रहा तो उसको आप वॉज वर्ब में चेंज कर देते, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सेज है, तो सेज की होने की वजह से यहाँ के टेंस का कोई परिवर्तन आपको इनडायरेक्ट में नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होगा, हरी के साथ इज ही लगेगा, हरी इज अ वाइज मैन। बहुत ही सिंपली चेंज हो गया। पर जब ये पेपर में आते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा भ्रमित, कंफ्यूज रहता है, क्योंकि आप ये जो आप सामान्य नियम पढ़ते हो, सामान्य नियम में जब रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में होती है तो शुरुआत में ही पढ़ लेते हो और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करते हो और एडवांस वाले सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करने लगते हो। तो जब ये सेंटेंस आएगा तो आपको क्या होता है ना कि जो माइंड सेट होता है वो उस तरफ से हट करके एडवांस वाले रूल पे चले जाते हैं, जो स्पेसिफिक रूल होते हैं वहाँ चला जाता है, तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पेपर में ना छोटे छोटे जो रूल्स आते हैं, एकदम बेसिक रूल होते हैं, उनको पूछ लिया जाता है, तो वहीं थोड़ा गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटी चीज़ें जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना। जो बेसिक सेंटेंस है, जो सामान्य नियम वाले सेंटेंस है ना, उनको अच्छे से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला सेंटेंस तैयार है आपका। दूसरा देखते हैं, ही सेड। अब यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस कोनो हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, कोनो प्रोवर्ब हो जाएगी, कोई मैथमेटिकल फैक्ट होगा और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। तो जब ऐसे ही आपको बातें दिखाई दें तब भी आप उनके टेंस में कोनो परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब भैया सूर्य तो पूर्व में ही उगता है ना। अब कोई बोले पूर्व में उगता था तो ये तो गलत ही होगा, मतलब अब कहाँ उगता है, अभी भी तो सूर्य पूर्व से ही उगता है। तो इसका मतलब ये सर्वकालिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। तो इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो। अगर इसकी जगह वॉज कर दोगे, अगर कोई आप किसी से कहो मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, यानी कि उसको एक दिन मरना पड़ता है, एक दिन मरता है मनुष्य, अगर बोल दो मनुष्य को मरना पड़ता था तो कहा भैया अभी अमर है का, संभव नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिखे, हिस्टोरिकल फैक्ट दिखे, मैथमेटिकल फैक्ट दिखे, मोरालिटी दिखे, प्रोवर्ब से दिखे, तब भैया आपको उनके टेंस में कोनो छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो जैसे आए हैं उसको वैसे ही उतार दोगे, उनमें हमारे बस की बात नहीं है उसको बदलना, ठीक है। तो आप देखो उसको चेंज कैसे करते हैं। ही सेड, यहाँ पे बस वही सामान्य नियम लगेगा, दैट
अब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहन सेड टू राम, अब व्हाट आर यू डूइंग। मोहन सेड टू राम व्हाट आर यू डूइंग। अब ये क्वेश्चन कैसा है भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करोगे तो चाहे वो इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप का हो, चाहे वो WS टाइप का हो, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब आपको आस्क्ड में ही बदलनी है। यदि यहाँ पे से है तो आस्क, सेज है तो आस्क्स, और सेड है तो आस्क्ड हो जाएगा। तो चलिए इसको चेंज करके बताते हैं। देखो, मोहन को हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिखते हैं, सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में, उसके बाद आएंगे राम जी, फिर इन्वर्टेड कामा को ध्यान देना, ये WS टाइप का है। तो WS टाइप का जो सेंटेंस होता है इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उसी WH को हम कंजंक्शन बना लेते हैं, और जो आपकी ये दिख रहा है ना इन्वर्टेड कामा, उसको रिमूव करने के लिए इसी WS का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट, अब बचे हुए जो भी वाक्य हैं उनमें सब्जेक्ट पहले लाएंगे, वर्ब बाद लाएंगे, यानी कि इसको, इस स्ट्रक्चर को, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को हमें असर्टिव के स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा। तो यू आएगा आर के स्थान पे, आर जाएगा यू के स्थान पे, यू सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो राम ऑब्जेक्टिव केस, यू नॉमिनेटिव, और यू नॉमिनेटिव केस। तो राम का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है प्रोनाउन जब बनाओगे तो, और इसको जब चेंज करोगे यू वाली केस में नॉमिनेटिव में, तो हिम का नॉमिनेटिव केस ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ही, और आर तो नहीं लगेगा क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होता है, तो ही के साथ वॉज लगेगा, ही वॉज व्हाट ही वॉज, अब यहाँ पे डूइंग। ठीक है, सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू। अब भैया सेड टू किस में बदलेगा, ये तो वाक्य भैया इंपरेटिव है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य के भाव के अनुसार बदलती है। सिट डाउन, प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं बच्चों से बैठ जाओ, तो आदेश दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब। ठीक है, तो आदेश देने का मतलब सेड टू किस में चेंज होगा, ऑर्डर्ड में। किस में चेंज होगा, ऑर्डर, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द वॉइस। अब यहां पे इन्वर्टेड कामा हटेगा, टू से फिर जो भी लिखा उसको एज इट इज उतार दोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये ना, तो अलग से मैंने वीडियो नरेशन पर बनाया है, इंपरेटिव सेंटेंस भी अलग से बनाया है, जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्लेयर्स सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। ये तो हुर्रिया रहा है भाई, इसका मतलब खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, और इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सबसे बड़ा तामझाम होता है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है। यहाँ पे समझ में आ जाएगा, मैं एक ही सेंटेंस में आपको समझा देता हूं। तो होगा क्या, द प्लेयर्स, जब भी आप इन वाक्यों को चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विथ करके आती है, तो यहां पे आपको करना क्या है, एक्सक्लेम्ड, और किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है, बड़ा प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है, तो विथ जॉय। अब हुर्रा वगैरह हट जाए, हुर्रिया ना है, ठीक है ना। अब हुर्रा कॉमा किससे हटेगा, दैट से। एक्सक्लेम, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब क्या बचा, बी बचा। अब बी किससे चेंज होगा, प्लेयर्स से। बी प्लूरल, प्लेयर्स भी प्लूरल, ये भी नॉमिनेटिव, ये भी नॉमिनेटिव, तो भैया यहाँ पे दोनों का जोड़ मिला हुआ है, तो दे हो जाएगा। हैव किस में चेंज होगा, हैड में चेंज होगा, हैड। अब जो कुछ बचा है वन द मैच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द प्लेयर्स हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार चेंज किया गया एक्सक्लेम्ड विथ करके, तो भाव निकल के आ रहा था प्रसन्नता का, जॉय का, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो गया। फिर यहाँ पे इस इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, दैट का। उसके बाद हुर्रा को हटा दिया गया, बी बदला प्लेयर्स से हो गया दे, हैव चेंज हुआ हेड में, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट बदलेगा। उसके बाद वन द मैच लिख दिया गया। आशा करते हैं कि आपको ये नरेशन समझ में आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब अच्छे से पढ़िए, पेपर में निश्चित ही इनमें से आएगा। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं हम कि वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, कौन कौन से आपको पढ़ना है, वो सब चीज़ आपके बीच में लेकर के आए हैं। चलिए वॉइस पढ़ते हैं। ठीक है, सेंटेंस बहुत ही इंपैक्ट आपको डालने वाले हैं आपकी परीक्षाओं में, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो या आने वाली कोई भी परीक्षा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको वॉइस कैसे बनाने हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन करके आ रहा है, ऑर्डर दे रहा है। इस क्वेश्चन में भाव किस चीज का प्रकट हो रहा है, ऑर्डर का प्रकट हो रहा है। और भाई चूंकि यहाँ पे ब्रिंग लग गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले नहीं आ गई है, तो आपको पहचान लेना चाहिए कि ये सेंटेंस होगा इंपरेटिव। इंपरेटिव का कौन सा वाला वाक्य है, इसमें ऑर्डर का भाव प्रकट हुआ है। ऐसे वाक्यों को जब भी हम चेंज करते हैं तो लेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, लेट का यूज। लेट का यूज करके हम कैसे बनाएंगे,
देखो लेट आपको लगाना पड़ेगा सबसे पहले लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट, लेट आ ग्लास ऑफ वाटर, लेट आ ग्लास ऑफ वाटर। अब आगे क्या करना है, बी लगाना है, उसके बाद ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उस थर्ड फॉर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। यदि आपको ना समझ में आए तो अलग से मैंने वीडियो वॉइस पर बनाया है और वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंसेस के बनाए हैं, आप वहां पर जाके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सी नोज मी। ये पेपर में आएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये मी आएगा, आई यहाँ पे चला आया, आई हो गया। ठीक है, मी किस में बदलेगा, आई में, और ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर में बदलता है तो आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, नोज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, नोन हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा ये प्रेपोजिशनल वर्ब है और इसके साथ टू का प्रयोग होगा, आई एम नोन टू, सी का चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। ऐसे आपको बदलना है, क्या करना, माई को आई में चेंज कर दिया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर नोज का नोन में, फिर टू, फिर ये सब्जेक्ट किसमें बदल गया, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ही टीचेज अस इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा ये एक ऐसा वॉइस है, ऐसा सेंटेंस जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, एक ये और एक ये, दोनों तरह से आप बना सकते हो, इसका भी यूज करके और इसका भी यूज करके। मैं आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करके बता रहा हूं कि कैसे चेंज करना है। तो अस बनेगा बी में, ठीक है, और टीचेज है, इसका मतलब बी के साथ क्या लगने वाला है, आर। टीच का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, बी आर टॉट, बी आर टॉट इंग्लिश बाई के बाद क्या आ जाएगा आपका, हिम हो जाएगा। देखिए सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया ना, बहुत आसानी से बदल रहा है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हु टॉट यू इंग्लिश। अब भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भैया WH वाले हैं और WH में बाई होम में ये चेंज होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जहां पे आपको हु दिख जाए उसको चेंज करना है आपको, किस में, बाई हुम में चेंज करना है, बाई हुम। अब आगे क्या करना है आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्यों वर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यू बनेगा सब्जेक्ट, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगी है हेल्पिंग वर्ब, तो बाई हुम वर यू। ठीक है ना, बाई हुम वर यू। अब आगे क्या हो जाएगा, टॉट का टॉट ही होगा। ठीक है, टॉट इंग्लिश। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। ये बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने बताया कि मैंने इसका वीडियो अलग से बनाया, जाके वहां पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लीज डू द वर्क। अब इसमें क्या हुआ है, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हुआ है। किसका भाव प्रकट हुआ है, रिक्वेस्ट का। जब भी रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो तो आपको करना क्या है, प्लीज दिख रहा है उसको चेंज कर दीजिए, हटा दीजिए, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब सब कुछ भैया ये हट गया, ये जो बचा आपको उतार देना, डू द वर्क। किसी भी तरह करके आपको इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, समझना है, लिखना है, और पेपर में जब आ जाए तो उसको ऐसे करके आंख मूंद के उतार दीजिए। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं कि आपको प्रेपोजिशन कैसे भरने हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रेपोजिशन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों प्रेपोजिशन में होता है क्या ना, आपको वाक्य दिया जाएगा और बीच में एक खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, बोला जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जिनमें 3 या 4 आपको प्रेपोजिशन देखने को मिलेंगे, उनमें से एक सही जो प्रेपोजिशन होगा उनमें भरना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सूझबूझ का परिचय इसमें आपको देना पड़ेगा, जल्दबाजी करेंगे तो गलत करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं। द सन सेट्स द वेस्ट इन एट इनटू। क्या होता है, इनटू तो नहीं होने वाला है, एट भी नहीं होने वाला है, इन होगा। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये वाला भरा जाएगा। ठीक है, द बॉयज वर रनिंग द रोड। रोड क्या होता है, एक सरफेस होता है, उस सरफेस के ऊपर दौड़ते हो तो ऑन होगा। ठीक है ना, तो वहां पे क्या भरा जाएगा, ऑन द रोड। नेक्स्ट ही इज सफरिंग, आपको पता चल जाएगा, जहां पे सफरिंग आ जाएगा फ्रॉम ऑटोमेटिक आपके जबान पे लफ्ज पे आ ही जाता है, क्योंकि आप कक्षा 5 से एप्लीकेशन लिख रहे हैं, भैया आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, नहीं बुखार होता तब भी सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम का यूज करना है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, फ्रॉम का यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ही हैज बीन लिविंग हियर, वो यहाँ पर रह रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिंस और फॉर में कोई एक यूज होगा, बशर्ते ध्यान देना है कि समय क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है। तो 1986 का टाइम एक निश्चित था। ठीक है, 1986 जैसे 2023 चल रहा है तो पूरा सन 2023 पूरे साल चलेगा, तो ये निश्चित है। वैसे 1986 भी निश्चित, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा,
सिंस भरा जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशन कैसे भरना है हमें। अब देखते हैं हम पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में होता क्या है कि देखिए चेंज कैसे होगा, हिज अंकल सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये भैया डायरेक्ट नरेशन है और इनमें क्या आएगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ ना कुछ इधर उधर होगा, तो उसको दुरुस्त करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हिज अंकल सेड टू मी, अब यहां पे लगेगा कॉमा, उसके बाद आएगा इन्वर्टेड कॉमा। अब ये डब्ल्यू का क्या करना है, हमें कैपिटल करना है, कैपिटल हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव का जो चिन्ह होता है, ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, उसको भी लगाना जरूरी। तो ये पहला आपका पंक्चुएशन। दूसरा देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही सेड टू श्याम, ठीक है। अब यहां पे आपको लगाना है कॉमा, उसके बाद लगाना है इन्वर्टेड कॉमा। आर का इस्तेमाल दिख रहा है, इसको करना है आपको कैपिटल में। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्लोज। चीज़ एकदम तैयार है, अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये रहा प्रेपोजिशन, ये रहा पंक्चुएशन। अच्छे से जितनी भी क्लास में मैंने आज पढ़ाया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड के लिए, आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो